अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आधा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इराम साफ्तार। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, डेंगू तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जैसे मौसम ज़्यादा अच्छा हुआ, बारिशें होना शुरू होगी तो जो डेंगू के केसेस है वो तो कम हो गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए कोविड के नए वेरिएंट के ओमिक्रॉन की तो उसके केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया। इस पर भी हमने बेशुमार प्रोग्राम्स कर चुके हैं, अवेयरनेस दे चुके हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है इसका फैलाव जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट जो पहले आए, जिसमें डेल्टा था, अल्फा था और भी बहुत से वेरिएंट आए जिनके मुख्तलिफ नाम थे, लेकिन उसके कंपैरिजन जो ओमिक्रॉन है वो जो है वो उसका जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा है। तो आपने एहतियाती तदाबीर जो हैं जो शुरू से बताते हैं एसओपीज उस पर अमल करना है ताकि आप खुद भी महफूज रहें और इसके अलावा आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपके प्यारे हैं वो भी महफूज रहे। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान के साथ के एक जबरदस्त मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड रहा, एक कॉन्सेप्ट रहा जिसपे हमने कभी भी चेंज लाने की कोशिश नहीं की। अल्लाह का शुक्र है अब तो काफी चीजें चेंज होना शुरू हो गई। हमने ट्रांसजेंडर को जिनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, कभी ख्वाजा सरा कहा गया और कभी पता नहीं क्या क्या उनको नाम दिए गए। हमने समझा कि हमारी जिंदगी में जब हमारे घरों में खुशियां आती हैं या कोई खुशी का मौका आता है तो ये लोग जो है हमें सिर्फ इंटरटेन करने के लिए, इसके अलावा इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है। कभी भी हमने उनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझा। वही ट्रांसजेंडर आज पाकिस्तान की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से तालीम हासिल करें, यकीनन आज इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं उनके हवाले से मैं कोई तारुफ नहीं करवाऊंगी जी कि वो एक जबरदस्त वकील है या डॉक्टर है या एक क्लिनिक रन करें। उनका तारुफ एक डॉक्यूमेंट्री है शॉर्ट सी, पहले आप वो देखिए फिर आपको अंदाजा होगा कि आज पाकिस्तान के साथ के मेहमान जो है वो हमारे स्टूडियो में जो है वो कौन है। ऊंची आवाज लिए, मुसीबतों का थैला बांधे, चली मेरी ट्रेन लाहौर से आगे। कराची पहुंची तो यहाँ भी मिले वो ही रास्ते। सिग्नल पे ग्रीन लाइट देखी तो सोचा दिस इज नॉट फॉर मी। काला कोट चढ़ाए, सड़कों से कोटरूम, अपना इंसाफ लिए, वो कर डाला जो मुआशरे ने मेरे लिए सोचा ही नहीं। अब शोर में सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देती है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं हूँ निशा राव, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। जरा मैं वेलकम करती हूँ निशा राव का। पहले तो अप्रिशिएट करती हूँ बीइंग अ होस्ट और पाकिस्तान के साथ की टीम के हवाले से सलाम पेश करती हूँ किस तरह से निशा राव ने माशाल्लाह से ट्रांसजेंडर का नाम रोशन किया और बताया कि हमारा काम सिर्फ नाचना गाना नहीं है, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और हम यहाँ पे रह के पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत काम कर सकते हैं। मैं वेलकम करती हूँ निशा राव का। अस्सलाम वालेकुम निशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। निशा, बहुत शुक्रिया आपका आपके आने के लिए। मुझे अंदाजा है कि आप स्पेशल कराची से यहाँ आई हैं और आपने अपना वक्त निकाला। निशा, माशाल्लाह से जर्नी कुछ हमने देख भी ली, कुछ ऑफ कोर्स आपकी जुबानी भी सुनेंगे। तो निशा, कहाँ से ये मोटिवेशन आई कि आपको पढ़ना है और माशाल्लाह से फिर आपको वकील ही बनना है? देखिए कि बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है लाहौर से है। मैट्रिक तक मैं घर में अपने बात ही पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं मूव करके कराची चली गई थी, अपनी कम्युनिटी में ख्वाजा सराओं में गुरुचेला सिस्टम में चली गई, जहाँ पर हमारे लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। हमारे लिए जॉब्स नहीं हैं, आईडी कार्ड नहीं है, हमारे लिए कोई फंड रेज नहीं किया जाता। तो ख्वाजा सराओं को एक दीवार के साथ लगाया होता है, या तो वो वेडिंग डांसिंग करेंगे या बैगिंग करेंगे। हाँ। तो जब मैं अपनी कम्युनिटी में रहने लग गई तो मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी में कोई रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है, ट्रांसजेंडर्स के लिए एजुकेशन नहीं है। तो मैं भी उनके साथ रहने के बाद बैगिंग ही करती थी स्टार्टिंग में। अच्छा, स्टार्ट में? जी। तो मैंने 10 साल वहाँ पर भीख मांगी। जब स्टार्टिंग के 2 साल गुजरे तो मैंने अपनी जो गुरु थी उनसे बात की कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे एजुकेट किया। फिर मैंने लॉ किया। लॉ में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया, जिसमें मेरे स्पेशली जो मेरे सीनियर हैं मुदस्सर इकबाल चौधरी, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम लॉ करो ताकि तुम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सको। अच्छा निशा, जैसे आपने कहा कि मैट्रिक आपने अपने बहन भाइयों के साथ किया, अपने घर में मौजूद थी, उसके बाद क्या आप अपनी मर्जी से अपना घर लेफ्ट करके चली गई अपने गुरु के पास, जो कि आपके लिए बड़ा एक मोहतरम एक रिश्ता होता है जो आपको पेरेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं?
क्या आप अपनी मर्जी से गई या आपको आपके पेरेंट्स ने भेज दिया? क्योंकि अक्सर हमने ट्रांसजेंडर की स्टोरी सुनी है जो कि कहते हैं कि हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट नहीं किया, उनको शर्मिंदगी होती थी फैमिली में, फैमिली से बाहर अगर कहीं जाते थे बताते हुए कि जो हमारा बच्चा है या बच्ची है वो थोड़ी स्पेशल है, वो ट्रांसजेंडर है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ या आप अपनी मर्जी से छोड़ के गई? देखिए कि पेरेंट्स, जो माँ होती है वो कभी भी अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं करती, लेकिन सोसाइटी में हमारे लिए इस तरह के रिजेक्शंस होते हैं और हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनका प्रेशर सोसाइटी में इतना ज़्यादा पेरेंट्स पर होता है, तो पेरेंट्स खुद ब खुद इस तरह की स्पेस बना देते हैं ट्रांस बच्चे के दरमियान, या तो बच्चा खुद चला जाता है या इस तरह की मुश्किलात पैदा कर देते हैं जिसको पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। इसी तरह होता है। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक एजुकेशन हासिल कर रही थी और पढ़ी लिखी फैमिली से थे, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे। मैंने घर जो था अपनी मर्जी से छोड़ा था। मैं चाह रही थी कि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ, मैं अपने बहन भाइयों की तरह नहीं हूँ, ताकि मैं इनके लिए कल को कोई दाम, मसलन कि मैं इनके लिए कल को कोई शर्मिंदगी का बायस ना अच्छा निशा, ये भी आपने इसलिए सोचा ना, माशाल्लाह से आप वैसे तो पढ़ रही थी, लेकिन आपने इसलिए सोचा क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था, फैमिली ऐसी नहीं थी, फैमिली सपोर्ट कर रही थी, फैमिली साथ भी थी आपके? जी जी, वो मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर वालों से दूर चली जाऊं और जो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से और अपने मुताबिक ही गुजारूं, तो इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी में चली गई थी। अच्छा निशा, जब आप अपनी कम्युनिटी में आई, मैट्रिक आप कर चुकी थी, ऑफ कोर्स वहां पे जो ट्रांसजेंडर थे या आपसे जो बड़े थे वो इतने एजुकेटेड नहीं होंगे, तो वहां पे रह के बजाय कि उनकी चीजों को अडॉप्ट करने के, तो निशा एजुकेशन की तरफ कैसे रही और कैसे उन्होंने जो अपना मिशन बनाया हुआ था उसको कैसे लेके चली? देखिए, जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो मैं भी भीख मांगने लग गई, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। मैंने कहा कि ये सारी ज़िंदगी बैगिंग करके ही गुजर जाएगी, लेकिन मेरा कुछ मिशन और था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करूँ। जब मैं उनको देखती थी वो उनको कुछ पढ़ना नहीं आता था, उनको राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं था, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी नहीं करते थे। वो समझते थे सिर्फ हमारी ज़िंदगी नाच गाने तक ही महदूद है। तो मैंने चाहा कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा करूँ। जब पुलिस स्टेशन जाना होता था तो पुलिस वालों का रवैया अच्छा नहीं होता था, सोसाइटी में लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता था, और ख्वाजासरा ज्यादातर कच्ची आबादियों में रहते थे, वहां पर ज्यादातर मंशियात फरोश लोग होते थे, लोग बदतमीजी करते थे, हरास करते थे। मैं ये सारी चीजों को देखते हुए नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इनकी लीडर बनूं, इनके लिए कुछ अच्छा करूं, तो फिर मैंने एजुकेशन को दोबारा से शुरू किया। तो निशा, कितना मुश्किल हुआ होगा? जाहिर है पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होंगे, फिर माशाल्लाह से आपने लॉ कर लिया। तो उस वक्त जो आप उस वक्त माजरत के साथ जब आप मांग रही थी या सिग्नल से जो आपको पैसे इकट्ठे होते, तो क्या वो आप अपनी तालीम के लिए इकट्ठे करती थी, आप अपनी एजुकेशन पे लगाती थी? देखिए कि जब मैं पढ़ना मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज्यादा हर्डल्स थे। सुबह में मैं बैगिंग करती थी, शाम में मैं पढ़ने जाती थी, मेरा टाइम बहुत शॉर्ट होता था, मुझे मांगना भी था और पढ़ना भी था, मैंने दोनों चीजों को साथ लेकर चलना था। पाकिस्तान के अंदर ख्वाजासराओं के लिए एजुकेशन हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, क्यों गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ना इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम मैं ये कहूँगी कि बैतुल माल को चाहिए कि वो ख्वाजासरा जो मुस्लिम है उनको एजुकेशन में सपोर्ट करे ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। मैं भीख मांगती थी और भीख के इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, मैं अपनी फ्रेंड से उधार लेती थी। अच्छा। या मेरे फ्रेंड खुद मुझे हेल्प करते थे, जिसकी वजह से वो फिर मैं अपने सेमेस्टर कंप्लीट करती थी। ठीक है, इसमें निशा थोड़ा सा मैं आपके गुरु का रोल भी जानना चाहूंगी, उनका क्या रोल रहा, उन्होंने किस तरह से, क्योंकि गुरु का एक यही होता है ना कि जो उनका बच्चा है या जो उनके पास एक ट्रांसजेंडर है वो अर्न करे, पैसे कमाए और उनको दे, ऑफ कोर्स उनके साथ जो रह रहे हैं। तो आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा था? जो मेरी सीनियर थी उन्होंने मुझे हमेशा औलाद की तरह ही समझा। अच्छा। बल्कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की, मैं अपनी मर्जी से कुछ देती थी। हमेशा उन्होंने मुझे एजुकेशन में भी सपोर्ट किया और जो मेरी ज़रूरियात की चीज़ें होती थी उनमें भी। तो मुझे तो वो अपने माँ बाप की तरह ही लगती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको याद करती हूँ कि अगर वो आज यहाँ होती तो मुझे देखकर बहुत खुश होती। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे निशा, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है एजुकेशन में, मोटिवेट करने में। निशा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब माशाल्लाह से आप एक प्रोफेशनल डिग्री आपने हासिल कर ली है, कोर्ट में आपका आना जाना होता है। अब लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है? जाहिर है आप कोर्ट में जब होते हैं मेल फीमेल कोलीग्स भी साथ होते हैं, फिर केसेस के हवाले से भी यकीनन मैं जानूंगी। अब लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है? जब फर्स्ट डे मुझे लाइसेंस हुआ तो मैं फर्स्ट डे कराची सिटी कोर्ट गई हूँ, तो मैं मेल्स लॉयर्स का हजूम देख के परेशान हो गई। अच्छा। मैंने कहा कि यहाँ पर तो मर्द ही मर्द हैं
और फीमेल्स लॉयर भी नज़र नहीं आ रही, तो मैं तो एक थर्ड जेंडर हूँ। मेरे लिए प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटी कोर्ट कराची के लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं। लॉयर्स मुझे ख़ुद कॉल्स पर या मेरे पास आकर मुझे हेल्प के लिए बात करते हैं और हमेशा यही कहते हैं अगर तुम्हें कोई सपोर्ट चाहिए हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब मैंने डिग्री ली थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स के केसेस ही देखूंगी और मैं एक स्पेशल ख्वाजा सराओं के लिए ही वकील बनी हूँ, लेकिन बाद में अब मुझे पता चला है कि लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि मैं क्या हूँ और मैं किस तबके से हूँ, मेरा जेंडर क्या है, बल्कि लोग मुझे एक ब्लैक कोट में वकील देखते हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो फैमिली के होते हैं और जो मेरे दोस्त आते हैं उन्होंने आज तक कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं थर्ड जेंडर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब आके एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है चीज़ों को लोगों ने, अब वो चीज़ें पहले की तरह नहीं रही। निशा, कोर्ट में डिफरेंट केसेस आते हैं, जो फैमिली आपको केस देती है, क्या उनको पता होता है कि आप ट्रांसजेंडर हैं? मतलब कुछ लोगों को होता है ना, हेजिटेट हो जाते हैं कुछ लोग कि अच्छा आया ये उस तरह से जज के सामने बात कर पाएंगे या नहीं, या उस तरह से हमारा केस को फॉलो कर सकेंगी या नहीं, या ऐसा कभी आपको फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मेरे दोस्त होते हैं वो पहले से ही उन्हें नॉलेज होता है कि निशा क्या है, लेकिन वो ये समझते हैं कि निशा अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेगी, निशा की जो पूरी टीम है वो इसको देखेगी। और सेकंड, लोगों को पता है कि मैंने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है तो लोग समझते हैं कि मैं हर चीज़ को दिलचस्पी से और दिल से करती हूँ। ज़्यादातर मेरी जो इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी, मैं उसके प्लेटफॉर्म से केसेस देखती हूँ। अच्छा, हमारे पास जो ज्यादातर केसेस आते हैं ट्रांसजेंडर्स के और उन गरीब लोगों के होते हैं जो भारी फीसें कोर्ट में वकीलों को पे नहीं कर सकते, हम उनके जो केसेस होते हैं वो फ्री देखते हैं, हम उनको फ्री सपोर्ट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से निशा मतलब ऐसे लोगों को हेल्प ही कर रही है, अपनी वकालत से उनके फ्री केसेस भी देख रही है। जो मैंने इदारा बनाया था, मेरे इदारे बनाने का मकसद यही था अपने सीनियर के साथ कि मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करूं और उन गरीब लोगों के लिए काम करूं जो सोसाइटी में जिनको मसलन के अहमियत नहीं दी जाती, जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं उनकी मदद करूं। इसलिए मैंने ये इदारा बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको लीगल तरीके से सपोर्ट करती हूं। अच्छा, माशाल्लाह। निशा, इसके अलावा आपने एक क्लिनिक भी बनाया हुआ है, आप उसको भी रन कर रही हैं, आप वकील होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमन भी बन चुकी हैं, आप माशाल्लाह से बिजनेस भी रन कर रही हैं। देखिए, मैंने ट्रांस प्राइड सोसाइटी जब इदारा बनाया था तो मैंने इदारे का सबसे पहले एक बुटीक बनाई थी, ट्रांस प्राइड टेलर शॉप है जहाँ पर ख्वाजा सरा कपड़ा स्टिच करते हैं और हम ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं। और उसके साथ साथ मैं ट्रांस लेज़र क्लिनिक भी चलाती हूँ ख्वाजा सराओं के लिए, फीमेल्स के लिए, वो भी हम करते हैं। और इसके अलावा मैंने रिसेंटली अभी शेल्टर होम बनाया ख्वाजा सराओं के लिए। पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा अगर वो कराची में आके रहना चाहते हैं तो ट्रांस प्राइड उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, उनके एजुकेशन का ख्याल करती है, उनको 3 टाइम खाना हम लोग देते हैं और उनसे हम कुछ भी नहीं लेते, ये हम सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा निशा, आपको देखने के बाद आपकी सोसाइटी में आपकी बरादरी के लोग ट्रांसजेंडर और आगे आए जिनको पढ़ने का शौक हुआ आपको देख के कि हमारा काम सिर्फ नाचना गाना नहीं है, हमारा काम भीख मांगना नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे निशा ने माशाल्लाह से थोड़ा मुश्किल हुआ, उसने स्ट्रगल काफी ज्यादा की, लेकिन इन द एंड आके वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी हैं। तो हमें पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर आपको मिले? अभी बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स मुझे कॉल्स करते हैं, जो यंग बच्चियां हैं जिनकी एज 14 से 15 साल होती है, उनको फीस चाहिए होती है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें डोनर प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी फीस बोचर होती है वो पे करते हैं। हम कितने ट्रांसजेंडर्स को फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करवा रहे हैं, शेफ कोर्स करवा रहे हैं। मतलब कि ख्वाजा सरा अब चेंज हो गया सोसाइटी में। क्यों ख्वाजा सराओं का दिल नहीं करता कि वो रोडों पर बैगिंग करें या उन्हें सोसाइटी में इज्जत न दी जाए। ख्वाजा सरा बहुत हार्ड वर्किंग करने वाले लोग हैं, अगर इनको सोसाइटी अगर मौका दे, हम लोग मौका दे तो ये आगे भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, गुड, माशाल्लाह से। मतलब कि अब काफी ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं, पढ़ने की तरफ आ रहे हैं, अब उनको अंदाजा हो गया है कि हमारा एग्जैक्टली काम क्या है। निशा, थोड़ा सा बताइएगा, अब हमने आई रोज देखते हैं बहुत से केसेस सामने आते हैं ट्रांसजेंडर्स के, किसी को कत्ल कर दिया जाता है, तेजाब गर्दी होती है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। इस हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया, स्कूल बनाना शुरू किए, उनके लिए बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि सेपरेट स्कूल होंगे जहां पे सिर्फ ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया जाएगा, उनकी ग्रूमिंग की जाएगी। तो आया आप इस डिसीजन पे, क्योंकि आप से हमारी बात भी हुई थी हमारे ही प्रोग्राम में इस हवाले से, जब ये डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और जब ये सामने आया, तो आप क्या समझती है कि इट्स अ गुड डिसीजन कि सेपरेट स्कूल ही होने चाहिए? देखें, ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है ये मैं कहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए खुश आइंदा है
कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी ट्रांसजेंडर्स के लिए संजीदा हुई, इनकी एजुकेशन को लेकर, आईडी कार्ड को भी लेकर, जी आईडी कार्ड को लेकर और एजुकेशन को लेकर। लेकिन जो मेरी सजेशंस है, जो मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि ख्वाजसरा नॉर्मल लोगों के साथ अटैच होकर एजुकेशन हासिल करें, ताकि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को नॉलेज हो कि ट्रांस बच्चा और नॉर्मल बच्चों में क्या डिफरेंस है और दोनों की मेंटालिटी क्या है। अगर हम स्टार्टिंग से ही ख्वाजसराओं को अलग से कर देंगे तो उनका माइंड नॉर्मल कम्युनिटी में जाके काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जी ठीक हो गया। निशा, थोड़ा सा बिहेवियर के हवाले से बताइएगा, सोसाइटी के बिहेवियर के हवाले से। माशाल्लाह से आप तो पढ़ लिख गई, आप तो आगे आ गई, आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक क्लिनिक बना लिया जिसमें आप माशाल्लाह से काम भी कर रही हैं, लेकिन ये सब लोगों की किस्मत में नहीं होता। हमारे बहुत सी ट्रांसजेंडर बहुत बुरे हालात में भी रह रहे हैं, जैसे आपने खुद भी फरमाया कि हालात ऐसे थे कि एक अजीब सी सोसाइटी में आप मोहल्ले में रह रही हैं, वहां पर अजीब लोग भी हैं, सब कुछ भी है, लोग भीख मांग रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी वक्त लगेगा हमारी सोसाइटी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, अभी वक्त लगेगा इनको मजीद आगे लेके आने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखा जाए तो अगर हम सोसाइटी को समझाएं तो सोसाइटी समझती भी है। हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे जो लोग हैं, हम उनके बलबूते पर ही आगे बढ़ रहे हैं, हमें लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं वकील हूँ, कोई मॉडल है, डॉक्टर है, एक्टर हैं, एंकर हैं, हर सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं। सोसाइटी में अगर हमें चाहिए तो हम सोसाइटी को थोड़ा अवेयर करें, ट्रांस बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर करें, ताकि ट्रांस बच्चे जो रोडों पर आकर परेशान होते हैं वो परेशानी का उनको सामना ना करना पड़े। अगर हम हर डिपार्टमेंट में ख्वाजसराओं को जॉब्स दें, उनको अवेयरनेस सेशंस करवाएं, एजुकेट करें, तो मैं समझती हूँ अगर सोसाइटी ख्वाजसराओं के लिए संजीदा होगी तो ख्वाजसराओं के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। निशा, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कुछ वक्त के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए अपना बेस चेंज कर लेते हैं। वो होते बाकायदा लड़के और मर्द ही होते, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो सिग्नल्स पे खड़े हो जाते हैं, सिर्फ सिग्नल्स में मांगने के लिए कुछ वक्त के लिए अपना बेस ऐसा बना देती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो हक सही ट्रांसजेंडर का होता है वो भी मर जाता है, क्योंकि वो उनकी जगह पे आ जाते हैं, सारे पैसे वो ले जाते हैं? आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा फर्क होना चाहिए? देखें कि मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हुए 15 साल हो गए, मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि एक नॉर्मल लड़का हो और वो हमारा बेस बदल कर बैगिंग कर रहा हो। बैगिंग करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे किसी दुश्मन को भी इस भीख पर ना लगाए। जब एक बच्चा घर से आता है, कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर्स के साथ रहता है, मेकअप करता है, एक एक रुपया दर बदर वो घूमता है, तो वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके पास घर नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता, पेरेंट्स साथ नहीं होते, सोसाइटी उसका मजाक बना रही होती है। मैं नहीं समझती कि इज्जतदार इंसान नॉर्मल लड़का होने के बावजूद वो इस तरह का काम करेगा। ऐसा नहीं है। ये सोसाइटी को सिर्फ थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए ताकि सोसाइटी को पता हो कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं और इनको कैसे ट्रीट करना है। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे जैसे ही लोग हैं, इनको भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया निशा आपका, आपके कीमती वक्त का। जाते हुए कोई छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें तो? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उनके अवाम को कि वो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी को सपोर्ट करें, ताकि वो ख्वाजसरा निशा के पास आकर हेल्प हासिल करें और एजुकेशन लें, जो निशा को बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हुई। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया निशा आपका। और जनाब, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।